हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूनिट 2 आता है क्लास 11th की एनसीईआरटी पार्ट 1 में। बेसिकली हम इसको एज अ फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में पढ़ते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। The rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the differences in the internal structures of atoms of these elements। देखो भाई, अगर मेरे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं, उनका मुझे केमिकल बिहेवियर चेक करना है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, उनके अंदर क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या उनका इंटरनल स्ट्रक्चर एटम का है वो किस टाइप से है, इसके बेसिस पे मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है भाई। तो जो एग्जिस्टेंस है हमारे एटम का, एटम सबको पता है, अभी और आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स ने बहुत पहले बता दिया था, लगभग 400 बीसी के आसपास। उनका व्यू ये था कि भाई कोई भी मैटर है कोई भी, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम्स है। उनके हिसाब से चलें तो भाई अगर मैं लगातार किसी भी एक मैटर का सब डिवीजन करता जाऊंगा तो मुझे अल्टीमेटली एक पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं बोलता हूँ एटम। ठीक है भाई। ये जो वर्ड होता है एटम, ये डिराइव होता है किसी भी कोई एक ग्रीक वर्ड से जो था एटोमियो, जिसका मतलब होता था अनकटेबल या नॉन डिविजिबल। देखो भाई, एटम जो था, जो अल्टीमेटली मुझे यील्ड होने वाला था जब भी मैं किसी भी एक मैटर का सब डिविजन करता जाऊँ, तो अल्टीमेटली मुझे एटम मिलेगा, और जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता था उनके हिसाब से, यानी कि अर्ली इंडियंस या तो फिर ग्रीक फिलोसोफर्स के हिसाब से। ये जो देखो भाई, पहले के ज़माने में स्पेक्यूलेशंस ज़्यादा नहीं थे, साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंटली वो लोग टेस्ट नहीं कर सकते थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे या इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था तब। तो ये जो आइडियाज़ थे ये बहुत सालों तक डोरमेंट रहे और बहुत लंबे समय तक रहे। फिर उसके बाद हमारे जो 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट्स है और 20th सेंचुरी के साइंटिस्ट्स, इन्होंने इसको रिवाइव किया और कुछ नई थ्योरीज लाए जिनको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर लिया हुआ था। ठीक है। तो जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर सबसे पहले दी थी, वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, और एक ब्रिटिश स्कूल में टीचर थे 1808 में। उन्होंने ये थ्योरी बनाई और इस थ्योरी का नाम रखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने एटम को एक अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर मान लिया। ठीक है, जो हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन ये फेल हो गई। जो कुछ रिजल्ट थे एक्सपेरिमेंट्स के, जैसे कि जब मैं किसी भी एक सब्सटेंस जैसे ग्लास या इबोनाइट को सिल्क रॉड के साथ रब करता था तो इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता था। सिल्क पे कुछ आता था और रॉड पे कुछ आता था। ठीक है, यानी कि सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था, ठीक है, और रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, इस टाइप से। तो ये क्यों हुआ, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाए थे, जो लेट 19th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में काफ़ी डिस्कवरीज हुई थी। तो इन पार्टिकल्स की, और इन पार्टिकल्स को हमने नाम दे दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके अंडर में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ये जो कंसेप्ट था इनका, ये बहुत डिफरेंट था, क्योंकि पहले हम मानते थे कि एटम को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। लेकिन इन थ्योरीज के आने के बाद हमने माना कि भाई इसको और सब डिवाइड करा जा सकता है, और हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जो जिनसे मिल करके एक एटम बना हुआ होता है। तो ये सब पढ़ने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2.1 डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, जो ये इंसाइट हमने देखा या जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ते हैं, वो बेसिकली हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बेसिस पे, जो हम गैसेस में एक ट्यूब के अंदर गैस को भर के उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते थे हाई वोल्टेज पे, तो हमको कुछ रिजल्ट्स मिलते थे। हम इसके पहले कि हम ये डिस्कस करें जो रिजल्ट्स हमको मिले हैं ये एक्सपेरिमेंट से, हमको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से याद करनी पड़ेगी जो हमको पहले से पता है। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा होने वाला है 2.1.1 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो,
अभी आएगा मेरा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो रहता है वो कुछ इस टाइप से रहेगा। इधर पे बहुत ही हाई वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस में। यहाँ पे रहेगा एक कैथोड और यहाँ पे रहेगा इस तरफ एनोड। यहाँ पे रहेगा वैक्यूम पंप, ताकि हम इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर सके या जो गैस है उसको हम लो प्रेशर पे रख सके। ठीक है, यहाँ बीच में ट्यूब में इधर पूरे में गैस भरी होगी, कोई भी गैस। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। 1830 में एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। उन्होंने ये दिखाया कि एक सोल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइट का, उसके अक्रॉस अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे इलेक्ट्रोड्स पे, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, जिनका रिजल्ट होने वाला है लिबरेशन होगा और डिपोजिशन होगा। एक इलेक्ट्रोड से कुछ मेटल निकलेगा यानी लिबरेट होगा, या सोल्यूशन से लिबरेट होगा, और फिर दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो इन्होंने जो लॉज बनाई थी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। यानी कि मैंने तो वीडियो अपलोड कर दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे काफ़ी काम आती है। ये जो रिजल्ट थे उनने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रिसिटी के पास एक पार्टिकल नेचर है। कैसे, वो आगे देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि मिड 1850s में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनमें मेनली हम बात करते हैं माइकल फैराडे की। उन्होंने स्टडी बिगिन की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, जिसमें वो कोई भी एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लेते थे, यानी पूरा वैक्यूम हो जिसके अंदर कुछ भी ना हो, और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते थे या इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कराते थे, जिसको मैं बोलता था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, जो मैंने ऊपर अभी बताया था। एक कैथोड रे ट्यूब जो होता था उसमें ग्लास होता था और दो तरफ इलेक्ट्रोड्स के रूप में दो थिन पीस ऑफ मेटल लेते थे हम, जिनको हम इलेक्ट्रोड बोलते थे, और सील कर देते थे पूरा। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता था गैसेस के थ्रू, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते थे सिर्फ लो प्रेशर पे और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे। जो प्रेशर होता था वो डिफरेंट गैसेस का हम उसको एडजस्ट कर सकते थे जितना हमको चाहिए। यानी कि कोई गैस ज़्यादा चाहिए तो उसमें उसको कम इवैक्यूएट करेंगे, कोई गैस कम चाहिए तो वो जो वैक्यूम पंप था उसके थ्रू हम गैस को बाहर निकाल देते हैं। जब हमारे पास सफिशिएंटली हाई वोल्टेज हो जाता था इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, तो करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता था इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, जो मूव करते थे ट्यूब के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये बनते थे या निकलते थे कैथोड पे से, इसीलिए इनको हम बोलते थे कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल। ये जो फ्लो ऑफ करंट होता है कैथोड से एनोड तक, उसको हमने फर्दर चेक किया। हमने क्या किया, एनोड के ऊपर होल्स बना दिए, ठीक है, और एनोड के पीछे हमने क्या किया, एक फॉस्फोफ्लोरोसेंट मेटल रखा जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड। इसकी रेज रख दी, शीट रख दी या उसको कोट कर दिया। जैसे ये पार्टिकल आके स्ट्राइक करते थे हमारे सरफेस को, यानी हमारी प्लेट को, कौन सी वाली, जिंक सल्फाइड वाली, तो ये ग्लो करती थी या इसमें छोटे छोटे डॉट्स दिखते थे, जिससे हमको इन पार्टिकल्स की प्रेजेंस का कंफर्मेशन हो गया। डिटेक्शन हमने कर लिया था, इस बार हमने उसका कंफर्मेशन भी कर लिया। जो रिजल्ट मिले थे, जैसे देखो ये है, यहाँ पे रहेगा एक कैथोड, यहाँ पे रहेगा एनोड, ये रहेगी फ्लोरोसेंट कोटिंग यहाँ पे एंड में, यानी कि एनोड के पीछे। फिर यहाँ पे वैक्यूम पंप भी लगा है और यहाँ से हम बहुत ही हाई वोल्टेज को लेके जाते हैं, ठीक है। ओके भाई, हाँ, रिजल्ट जो थे एक्सपेरिमेंट्स के वो क्या थे वो हम देख लेते हैं। बेसिकली कैथोड रेज जो है वो स्टार्ट करती थी कैथोड पे और टर्मिनेट होती थी या मूव करती थी एट एनोड। ये जो रेज है ये अपने आप में विजिबल नहीं होती थी, लेकिन इनका जो बिहेवियर इसको हम ऑब्जर्व कर सकते थे कुछ मटेरियल्स के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स, जिन पे जब ये हिट करती थी तो ये मटेरियल ग्लो करते थे। टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स जो आजकल हम टेलीविज़न देखते हैं उनमें भी कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं, और जो टेलीविज़न पिक्चर होती है जो हम देखते हैं सामने, वो रिज़ल्ट होती हैं कि वो जो
फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है वो ग्लो करती है और वो टीवी स्क्रीन पे हमको दिखता है, और टीवी स्क्रीन जो है वो फ्लोरोसेंस से कोटेड रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है, तो ये जो रेज रहेंगी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो जो बिहेवियर होगा कैथोड रेज का वो सिमिलर होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, जिससे हमको ये पता चला कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, इसीलिए हमने इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई हाँ, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कैथोड रेज की यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड नहीं करती थी कि मेरा इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है या तो फिर मेरा जो पूरा ट्यूब है उसके अंदर गैस कौन सी है, इस पे डिपेंड नहीं करती थी। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे एटम्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, वो सारे एटम्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड कर रही है और ना ही वो हमारे गैस के नेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, 2.2.1 चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे 1897 में, जे थॉमसन। उन्होंने मेजर किया इलेक्ट्रिकल चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी E/m रेशियो, जिसको हम चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं। उन्होंने कैथोड रे का यूज़ किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाई, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे ये मान लो रेज है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ ऐसी स्ट्रेट में होगी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर थे, यानी एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक वाई एक्सिस हो जाएगा और एक जेड एक्सिस हो जाएगा। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डेविएट हुए अपने पाथ से और किसी एक पॉइंट ए पे स्ट्राइक किया। सिमिलरली जब मैंने सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कुछ पॉइंट सी पे जाके उन्होंने स्ट्राइक किया। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कुछ ऐसा सेट किया कि उनके लगाने के बाद भी मुझे वही पाथ मिले जो उनके नहीं लगाने पे था, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जाकर के स्क्रीन को हिट किए एक पॉइंट पी पे। थॉमसन ने ये बोला कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन होता है पार्टिकल्स का अपने पाथ पे से, जब उनमें कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं, वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। उन्होंने क्या चीज़ें बोली थी अब वो देख लेते हैं। जो मैग्नेट्यूड होगा नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल पे, उस पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होने वाला पार्टिकल पे, इंटरैक्शन उतना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। दूसरा था मास ऑफ पार्टिकल। जितना मास कम होगा पार्टिकल का उतना डेविएशन ज़्यादा होगा। हल्की चीज़ को सरकाने में कम ताकत लगती है, हल्की चीज़ को हम ज़्यादा डेविएट कर सकते हैं पाथ से एज कम्पेयर टू भारी चीज़। पॉइंट नंबर 3 उन्होंने ये बोला था, स्ट्रेंथ जो तुम लगा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की, उस पर डिपेंड करता है। जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का अपने ओरिजिनल पाथ से, वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे इलेक्ट्रोड्स के बीच में, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे। बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट्स को हमने कैरी आउट किया। डिफ्लेक्शन जब हम ऑब्जर्व करते थे उन पे से जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होते थे, जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखते थे, थॉमसन ये बोल पाए कि जो E/m है उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, जहाँ पे me हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन kg में, और जो E है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये कूलम में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं माइनस टाइम्स ऑफ E। चार्ज ऑन दी, अच्छा ये था वो एक्सपेरिमेंट
जो अभी अभी उन्होंने किया था ई बाइम रेशियो के लिए। देखो यहाँ पे apparatus से डिटरमाइन करने के लिए ई बाइम रेशियो को किसके, इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है एनोड के पीछे। ये मैग्नेट है ताकि हम एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकें। और ये प्लस और माइनस जो ये लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। देख लो, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एक्स एक्सिस पे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया वाई एक्सिस पे, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो है जेड एक्सिस पे। ठीक है, ये एनोड है, ये एनोड है। एनोड के पीछे ही मैंने ये सब कुछ सेटअप किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। एनोड के पहले मैंने डेविएट नहीं किया है ताकि सब एक ही होल से निकले। ठीक है, तो भाई अब देख लेते चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमको ई बाय एम रेशियो का पता चल चुका है। हमने इससे क्या किया, हमने ई की वैल्यू निकाली। रुको अच्छा देख लेते। आर ए मिलिकन करके एक साइंटिस्ट थे 1868 से 1953 तक। उन्होंने एक मेथड निकाली, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज रहता है उसको डिटरमाइन कर पाए। उन्होंने पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो प्रेजेंट वैल्यू एक्सेप्टेड है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी हम एक्यूरेसी पे आ गए हैं, हमारे पास मशीन्स हैं जिनसे हम नाप सकते हैं, हमारे पास एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने की पावर है हर चीज़ को। तो इसीलिए हम इसको और ज़्यादा एक्यूरेटली, यानी कि अप टू 5 या 6 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको बता सकते हैं। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी हमने डिटरमाइन कर लिया। थॉमसन का जो वैल्यू था ई बाय एम रेशियो का, उस पे से, और हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी ई का वैल्यू आ गया उससे, यहाँ से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली है, उसका ई बाय एम रेशियो निकाल लिया है, और उसके ऊपर चार्ज और मास को भी निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब मज़ा आने वाली है, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे। ओके, तो अभी तक जो हमने देखी थी वो कैथोड रेज थी, कैथोड रे पार्टिकल्स, जो कुछ भी कहना हो। तो अभी जो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब था, हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और फिर उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। इस बार हमको कैनाल रेज मिली कैथोड रेज की जगह। ये सारी की सारी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी थी। कैथोड रे जो थी उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स से, इसके पास पूरे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। तो जो प्रॉपर्टीज थी इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वो कुछ इस तरह नीचे दी हुई हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं। देखो भाई, जो मास होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर गैस कौन सी है। कैथोड रे के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर। तो लेकिन कैथोड रेज में ऐसा नहीं था, ना तो वो डिपेंड कर रहा था कि मेटल कौन सा लिया है, और ना ही वो डिपेंड कर रहा था कि अंदर गैस कौन सी है। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई जब गैस चेंज कर रहे थे तो इसका मास चेंज हो रहा था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या कैनाल रेस का। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई ये कुछ भी नहीं है, जो गैस है वही आयनाइज हो गई है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस है। बस जो मास रेशियो था, चार्ज टू मास रेशियो था इन पार्टिकल्स का, वो भी डिपेंड कर रहा था कि गैस कौन सी ली है और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो थे इनके पास वो कैरी करते थे एक किसी बेसिक चार्ज का मल्टीपल, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था उसके मल्टीपल में अपना चार्ज कैरी कर रहे थे। यानी कि किसी के पास 4 ही हो गया, किसी पर 8 ही हो गया, ऐसे मल्टीपल में 1.5 2.5 ये अलाउड नहीं है। जो बिहेवियर था इन गैसेस इस इन पार्टिकल्स का, यानी कि मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो जस्ट ऑपोजिट था जो हमको ऑब्जर्व होता था इलेक्ट्रॉन्स में या कैथोड रे के केस में। जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो हमने डिस्कवर किया वो हमने ऑब्टेन किया था हाइड्रोजन के लिए।
इसीलिए हाइड्रोजन वाले जो लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे जो 1919 में डिस्कवर किए थे। इसके बाद हमको ऐसा लगा कि भाई एक न्यूट्रल पार्टिकल की या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल का प्रेजेंस भी ज़रूरी हो जाएगा एक एटम को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो पार्टिकल थे ये डिस्कवर किए गए बाय चैडविक इन 1932। उन्होंने एक बेरिलियम की शीट लिया था और उसको बॉम्बार्ड कराया था अल्फा पार्टिकल से। जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जो थे इनका जो मास था ये कुछ थोड़ा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, वो इमिट हुए थे न्यूट्रॉन्स। इनको अब हमने बाद में इनकी जब नेमिंग की, क्योंकि ये न्यूट्रल थे इसीलिए इनका नाम हमने रख दिया न्यूट्रॉन्स। जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो नेक्स्ट पेज पे टेबल पे दी हुई हैं, तो वो हम पढ़ लेंगे। पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, जिससे उन्होंने E/M रेशियो था उनके पास, उन्होंने चार्ज ऑन एटम निकाल लिया था, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उन्होंने निकाल लिया था। उससे फिर E/M रेशियो की मदद से उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया था। तो ये क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस मेथड में हम क्या करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करते मिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, मिस्ट के फॉर्म में ऑयल ड्रॉपलेट्स को प्रोड्यूस करते हैं एटमाइज़र की मदद से, जो कि फिर हमारा जो पूरा इलेक्ट्रिक कंडेंसर था उसकी जो अपर प्लेट होगा उसके ऊपर हम एक टाइनी होल बना करके उसको स्प्रे से अंदर करेंगे या एटमाइज़र से। ये जो डाउनवर्ड मोशन होने वाला है ये ड्रॉपलेट्स का, उसको फिर हम व्यू करते हैं टेलीस्कोप से, जिसके पास एक माइक्रोमीटर आईपीस होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, वो जो ऑयल ड्रॉप है उसके रेट ऑफ फॉल को मेजर कर लेते हैं। तो इससे मिलिकन जो थे उन्होंने और एक ऑयल ड्रॉपलेट के मास को मेजर कर लिया था। जो एयर थी अंदर, मतलब कि हमारे पूरे सिस्टम जो हमने बनाया था पूरा, उसके अंदर जो एयर थी उसको हमने आयनाइज कर दिया था क्योंकि हमने उसमें से एक्स रे बीम पास कराई थी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज था इन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे वो एक्वायर हुआ था जब ये गैशियस आयंस जो थे, हमारे गैशियस आयंस जो मतलब गैशियस जो हमारी गैस थी उसके जो एटम्स थे वो आयनाइज हो गए थे, क्योंकि हमने उसमें एक्सरे पास कराई थी। तो जब हमारा जो पार्टिकल था यानी हमारा जो ड्रॉपलेट था ऑयल का, वो जैसे इनसे कोलाइड करता था इन पार्टिकल से, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था भाई, हमारे पास एक और पावर थी कि हम इनका ऑयल ड्रॉपलेट्स का मोशन को रिटार्ड कर सकते थे, एक्सेलरेट कर सकते थे, या इनको स्टेशनरी बना सकते थे। वो डिपेंड करता था ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज कितना है, पोलैरिटी कितनी है, और स्ट्रेंथ वोल्टेज की प्लेट पे हमने क्या अप्लाई करी। तो भाई बहुत केयरफुल मेजरमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई थी उसको मेजर कर करके स्ट्रेंथ जो थी मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स की, मिलिकन ने कंक्लूड किया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q होगा वो हमेशा एक बेसिक चार्ज यानी एक बेसिक इलेक्ट्रिकल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि Q इक्वल टू NE, जहाँ पे E है एक इंटीग्रल E है एक बेसिक इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। N कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, पॉइंट में नहीं चलेगा। तो कुछ इस टाइप से था उनका सेटअप। यहाँ पे था ऑयल ड्रॉपलेट्स, यहाँ से एटमाइज़र के थ्रू, यहाँ से ये देखो ये एटमाइज़र था, इसके थ्रू यहाँ से ऐसे ये ऑयल ड्रॉपलेट्स निकल के ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ऊपर यहाँ पे थी पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे एक स्मॉल होल किया था जिसके थ्रू फिर हम सेंड करते थे हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स को अंदर। ये एक्सरे सोर्स था जिसके थ्रू हम अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसको आयनाइज कर देते थे। ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये एक वाला ऑयल ड्रॉप हो गया
जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब देख लेते हैं एटॉमिक मॉडल्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, लेकिन फिर उसके बाद पहले तो ये चीज़ कैंसिल हो गई कि भाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी, जिसने बोला था कि एटम जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये वाली चीज़ खत्म हो गई कि भाई हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढ लिए हैं, उससे भी और छोटे पार्टिकल्स एटम के, वो जो एटम के अंदर रहते हैं। तो भाई ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने ढूंढे थे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे। बहुत मेजर प्रॉब्लम्स जो फेस हुई हमारे साइंटिस्ट के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी करने के बाद, वो ये है। पहला, एटम बना है, स्टेबल कैसे है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोलाइड होकर आपस में ख़त्म हो जानी चाहिए, तो ये स्टेबल क्यों है? पहली चीज़। दूसरा, ये दिक्कत आई कि एलिमेंट्स का जो बिहेवियर है, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें? ये कैसे बोलें कि ये एल्यूमिनियम होगा, ये बेरिलियम होगा? कैसे बोलें? ये कार्बन होगा, ये सिलिकॉन होगा? कैसे बोलें? कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी हमको, क्योंकि हम सिर्फ मेरली देख करके ये नहीं बता सकते थे ये एलिमेंट कैसा है, ठीक है। फिर तीसरी प्रॉब्लम ये आई कि हमको ये एक्सप्लेन करना था कि डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो किसी एक, मान लो कि दो टाइप के मॉलिक्यूल कंबाइन हुए डिफरेंट एटम्स के, वो कंबाइन होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया कोई तीसरे एलिमेंट का, कोई तीसरा एटम। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ ये? चौथा और सबसे बढ़िया, हमको ओरिजिन देखना था, नेचर देखना था किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जो एब्जॉर्ब होते थे या इमिट होते थे किसी भी एटम से। ये क्यों होते थे, इनको पूरा समझना था, ठीक है। तो ये चार मेजर प्रॉब्लम्स आई थी जब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी किया था या डिस्कवर किया था। तो हमने ओवरकम भी किया था, कुछ बहुत सारे हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स आए थे, तो अब हम उन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ भाई, पहले टेबल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, ई सिंबल हो गया, एब्सोल्यूट चार्ज इतना होता है, रिलेटिव चार्ज इसका -1 होगा, और मास की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इतना होता है, मास पर यू ये इतना होता है। अप्रॉक्सीमेट मास इसका मैं 0 मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के केस में साइन होता है P, एब्सोल्यूट चार्ज होता है इतना, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उससे जस्ट ऑपोजिट इन चार्ज, यानी कि ये ऊपर वाला माइनस था, प्रोटॉन वाला प्लस होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। रिलेटिव चार्ज इसका +1 हो जाएगा, ठीक है। मास 1.67 × 10⁻27, कुछ बहुत ज़्यादा था ये। मास पर यू अगर मैं बात करूँ तो इसका 1.00727 था, लगभग इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट मास। Now if I talk about neutrons, the symbol is N, absolute charge is 0, relative charge is also 0 because these are neutral particles, but the mass of neutron is approximately equal to proton, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि प्रोटॉन का था 1.00727, न्यूट्रॉन्स का होता है 1.00867, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स जो थे, अब वो अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, वही एटॉमिक मॉडल वाला। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स जो थे उन्होंने प्रपोज किए गए थे उस टाइम पे, जो एक्सप्लेन करते थे इन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज के किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्कवर करते थे या वो एक्सप्लेन करते थे। कुछ मॉडल्स जो थे वो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसमें से 2 मॉडल हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कि हमारा जे थॉमसन वाला, और दूसरा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाला, जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सो लेट अस स्टार्ट 2.2.1 थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन 1898 में उन्होंने एक प्रपोज किया मॉडल कि जो एक एटम होगा वो हम मान लो एक स्फेरिकल बॉल ले लें जिसका रेडियस होगा 10⁻⁻10 मीटर के आसपास। उसमें हम यूनिफॉर्मली पूरे में पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
वो इस तरह उसमें एम्बेडेड होंगे पूरे हमारे स्ट्रक्चर में कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी दे दे। बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए इसको, जैसे कि प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। इस मॉडल को हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक वाटरमेलन लेना, एक तरबूज वाटरमेलन, उसको जब आप काटते हो तो उसके अंदर जो रेड रेड वाला पार्ट रहता है उसको मान लो पॉजिटिव चार्ज है, वो पूरा 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 पॉजिटिव चार्ज है, रेड वाला पार्ट। जो उसमें छोटे छोटे उसके सीड्स रहते हैं वो मान लो कि वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऐसा उन्होंने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे वो पॉजिटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें बीच बीच में ऐसे होंगे कि उनको मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी मिले। पुडिंग ऑफ वाटरमेलन, हाँ ये मैंने बता दिया। इम्पॉर्टेंट फीचर जो था इस मॉडल का वो ये था कि हमने ये मान लिया था कि जो एटम का मास है उसको हम एज्यूम कर लेते थे कि ये पूरे एटम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन ये जो मॉडल था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एटम की ओवरऑल स्टेबिलिटी क्यों है, या एटम की ओवरऑल न्यूट्रलिटी कैसे बनी है, नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। और क्या था, ये अपने रिजल्ट्स के साथ बाद में कंसिस्टेंट नहीं था जो हमने लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन थॉमसन जो थे उनको नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स मिला 1906 में। उनकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने की थी गैसेस के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। सो दैट वाज अ ग्रेट डिस्कवरी फॉर विच ही गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1906। ओके, ये भी पढ़ ले क्या? ठीक है, पढ़ लेते हैं। भाई देखो 19th सेंचुरी के बाद में, मतलब कि लेट 19th सेंचुरीज में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी और भी रेज डिस्कवर हुई थी। हमने जो अभी मेंशन की कैथोड रे, कैनाल रे, इनको छोड़ करके विल्हेम रॉटिंघम जो थे 1845 से 1923 तक, 1895 में इन्होंने शो किया कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते थे किसी एक मटेरियल पे जो कैथोड रे ट्यूब में लगा होता था, वो प्रोड्यूस करते थे एक रेस जो फ्लोरेसेंस कॉज करता था किसी भी एक फ्लोरेसेंट मटेरियल में, जो कैथोड रे ट्यूब के बाहर प्लेस्ड हो, उसमें फ्लोरेसेंस लाता था। रॉटिंघम जो थे उनको इनका नेचर नहीं पता था इस रेडिएशन का, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्सरे। और ये जो नाम है एक्सरे, वो हम आज भी वही नाम से इनको पुकारते हैं, जबकि उनको नहीं पता था ये कौन सी रेस थी। इसीलिए जैसे अपन मैथ्स में एक्स वाई जेड वेरिएबल्स को नाम दे देते, वैसे इन्होंने इसका नाम रख दिया था एक्सरे, और उसको हम आज तक यूज़ करते हैं। ये नोटिस किया था कि जब एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है इफेक्टिवली जब कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है किसी एक डेंस एनोड पे, मेटल एनोड पे, जिसको हम बोलते हैं टारगेट्स। ये जो होती है ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस रीज़न के उससे हम इन रेस का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटीरियर या अंदरी भाग को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये जो रेस थी इनका काफ़ी कम वेवलेंथ थी, इनकी लगभग 0.1 नैनोमीटर के आसपास की थी। ये पॉजेस करती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, आगे देखने वाले हैं। ओके, एक और साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्यूरेल 1852 से 1908 तक। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप रेडिएशन इमिट करते हैं। उन्होंने इस फिनोमिना को नाम दे दिया रेडियो एक्टिविटी, और जो एलिमेंट्स ये फिनोमिना को शो करते हैं उनको हमने बोल दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये जो फील्ड है इसको डेवलप किया मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड का भी काफ़ी हाथ था, और फ्रेडरिक सॉडी ने। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई 3 टाइप की रेज निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। रदरफोर्ड ने ये फाउंड किया था कि भाई ये जो अल्फा रेज होती है
ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कैरी करती है, जिनके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट का एटॉमिक मास होता है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ये हीलियम न्यूक्लियाई है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो कंबाइन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कंबाइन कर जाएं अगर 2 इलेक्ट्रॉन से तो हमको हीलियम गैस मिलेगी। बीटा रेस जो थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थी, जिनको हमने कंपेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन से। अब आती है हमारी गामा रेस। गामा रेस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशंस थे, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं एक्स रेस से, जो न्यूट्रल थी नेचर में और किसी भी पार्टिकल को कंसिस्ट नहीं करती थी। अगर मैं पेनिट्रेटिंग पावर की बात करूं तो भाई अल्फा पार्टिकल जो थे इनकी पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट थी, बीटा पार्टिकल्स की लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा थी अल्फा पार्टिकल से, और गामा रेस की पावर पेनिट्रेटिंग पावर 1000 टाइम्स ज़्यादा थी एज कंपेयर टू एन अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 2.2.2। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, ई बाइम रेशियो देखा, फिर हमने उसका मास निकाला, चार्ज निकाला थ्रू मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमको ज़रूरत समझ में आई एटॉमिक मॉडल्स की, क्यों ज़रूरत समझ में आई वो भी देखा। उसके बाद हमने देखा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मज़ा आएगा। रदरफोर्ड और उनके कुछ स्टूडेंट्स यानी हैंस गीजर एंड अर्नेस्ट मैंडरसन, ये 3 लोगों साथ में काम किया। इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया। ठीक है, और हमारे पास एक फेमस रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, टाइम लगता है 1 सेकेंड बस। जो फिगर 2.5 में है वो हम दिखा देंगे। इसमें हमने क्या किया, एक एक्सट्रीमली हाई एनर्जी की अल्फा पार्टिकल्स की कोई भी एक रेडियो एक्टिव सोर्स पे, और फिर उसको डायरेक्ट किया एक थिन फॉइल पे जिसका थिकनेस था 100 नैनोमीटर। वो थी गोल्ड मेटल की बनी हुई। तो जो थिन गोल्ड फॉइल थी उसके पास उसमें एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी थी उसके चारों तरफ। ठीक है, उसके बीच में हमने क्या रख दिया था, गोल्ड फॉइल। अब हमको क्या करना था कि जब भी ये अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे स्ट्रक करते थे हमारी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, तो एक टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट टाइप का जमता था या फ्लोरोसेंस शो होता था। इस रिजल्ट का, ये जो रिजल्ट हुई हमारी जो स्कैटरिंग हुई उसका रिजल्ट ये रहा, वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। थॉमसन के हिसाब से यानी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से जो मास था हर गोल्ड एटम का जो गोल्ड फॉइल में थे वो इवनली स्प्रेड होना चाहिए था पूरे एंटायर एटम में, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनके पास इनफ एनर्जी थी कि वो डायरेक्टली पूरा पास हो जाए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास से, और हमको दूसरी तरफ पूरा फ्लोरेसेंस दिखना चाहिए था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो पार्टिकल है वो स्लो डाउन हो जाएंगे और उनका डायरेक्शन सिर्फ बहुत ही कम एंगल से चेंज होगा जब वो गोल्ड फॉइल के अक्रॉस पास होंगे। तो पहले ये देख लो ज़रा। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यही था। ये गोल्ड फॉइल था बीच में सेंटर में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पूरे में ये जो थी हमारी ये फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी ये पूरी। ठीक है, ये था हमारी लेड प्लेट। ठीक है, फिर ये था हमारा जस्ट अ सेकेंड, ये था हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल या कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अल्फा पार्टिकल इमिट करता हो। अभी हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल के थ्रू अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, यानी यहाँ से जैसा छोड़ा पूरे वैसे ही सामने। बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन जो था अल्फा पार्टिकल्स का, बहुत स्मॉल, वो स्मॉल एंगल से डेविएट होके लगा। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल यानी लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल वापस रिवर्स हो गया। मतलब ये मान लो स्क्रीन है तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, ऐसे होकर के वापस हो गया।
ऐसे सीधा वापस, ठीक है, और डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री एंगल से। कुछ इस टाइप से देखो, यहाँ पे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दी मैंने, ये थी थिन गोल्ड फॉइल। यहाँ पे कुछ जो थे जो उसके साइड में लगे, मतलब लगभग सेंटर पार्ट जो होता है जिसको हम आगे बात करेंगे, उससे साइड से बस टकरा के गए, वो थे डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल था, यानी एक, वो वापस लौट गया, जो इस सेंटर वाले पार्ट पे बिल्कुल सेंटर में लगा होगा, वो वापस लौट गया। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हमको मिली थी, रदरफोर्ड ने इसमें से कुछ कंक्लूजन निकाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। बहुत सारा स्पेस जो था इस एटम में, पहला इनका कंक्लूजन ये था कि बहुत सारा स्पेस जो रहेगा इस एटम में वो पूरा एम्प्टी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए थे फॉइल में से। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे। तो डिफ्लेक्शन जो था वो, इस डिफ्लेक्शन का ये रीज़न दिया कि जो रिपल्सिव फोर्स जो था वो बहुत ज़्यादा था। शोइंग दैट, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम पे है वो पूरे में स्प्रेड आउट एटम में नहीं है, जो थॉमसन ने प्रीज्यूम कर लिया था। पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ सेंटर में एटम के बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, एक बहुत स्मॉल वॉल्यूम में, ठीक है। वो जो रिपेल कर रहा था और जिसने पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर दिया, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कैलकुलेशंस जो थी जो रदरफोर्ड ने की, उससे हमें ये पता चला कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस था वो नेग्लिजिबली स्मॉल था या बहुत कम था एज कंपेयर टू एटम के टोटल वॉल्यूम से। जो रेडियस ऑफ एटम था वो था लगभग 10⁻⁻10 मीटर, और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस था वो था 10⁻⁻15 मीटर। अगर हमको ये साइज में डिफरेंस देखना है तो हम ये देख सकते हैं कि मान लो कि मैं क्रिकेट बॉल रख दूं और उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हमारा फील्ड हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो हो जाएगा क्रिकेट बॉल, और जो पूरा फील्ड बना है 5 किलोमीटर का सर्कुलर पूरा, ये हो गया हमारा एटम। इतना ज़्यादा डिफरेंस था। ये जो ऑब्जर्वेशंस थी इनके बेसिस पे अब कंक्लूजन निकाले गए, ठीक है। और रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर एटम बनाया, इस न्यूक्लियर मॉडल बनाया एटम का। इस मॉडल के हिसाब से जो पॉजिटिव चार्ज था और बहुत सारा जो मास था एटम का, वो एक एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में एटम के अंदर पूरा पैक्ड था या कंसंट्रेटेड था, डेंसली कंसंट्रेटेड। ये स्मॉल पोर्शन को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने। ये जो न्यूक्लियस था ये सराउंड होता था किससे? इलेक्ट्रॉन से, जो बहुत ही हाई स्पीड में अपने अपने सर्कुलर पाथ में घूमते थे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो था वो रिजेंबल करता था हमारे सोलर सिस्टम से, जिसमें न्यूक्लियस जो था वो सन का रोल प्ले करता था, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे वो उसके प्लैनेट्स बनते थे। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो था वो साथ में बंधे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ओके। 2.2.3 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो भाई, किसी भी एक न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में उनके कारण। हमने जैसा कि पहले भी एस्टैब्लिश कर लिया है कि भाई जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है वो इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, लेकिन ऑपोजिट नेचर होता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन के केस में और सोडियम के केस में बात करूं तो 1 और 11 होते हैं रिस्पेक्टिवली, यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियस में 1 होता है और सोडियम में 11 होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखना है हमको, क्योंकि एटम हमको पता है ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एटम में वो बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी कि एटॉमिक नंबर के। अगर मैं एज एग्जाम्पल बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हाइड्रोजन में 1 होता है जितने प्रोटॉन्स होते थे, और सोडियम के केस में 11 होते हैं जितने प्रोटॉन्स होते थे। एटॉमिक नंबर Z हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटम। जबकि एक जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है,
लेकिन जो मास होता है न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, उनको हम साथ में यानी एक सिंगल टर्म बोल सकते हैं उन दोनों के लिए, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद अगर अपन अब देखें क्या, मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक एटम में, वो होता है उसका मास नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो मास नंबर ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है टॉपिक नंबर 2.2.4, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। देखो भाई, जो कॉम्पोजिशन होता है किसी भी एक एटम का, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी एक नॉर्मल एलिमेंट जिसका सिंबल x है, उसके सुपरस्क्रिप्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर यानी A, और सबस्क्रिप्ट Z यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो डिनोट करने का तरीका कुछ इस टाइप से होता है, ऊपर A नीचे Z और एलिमेंट का सिंबल X से, जो कुछ भी एलिमेंट का सिंबल है वो। अब भाई आइसोबार और आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोबार्स ऐसे एटम होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के दो होते हैं आइसोबार्स, यानी कि 6C14 या 7N14। ये दोनों एक्चुअली कार्बन के नहीं हैं, बट इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनके बराबर हैं, ये हो जाएंगे आइसोबार्स। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जहाँ पे कुछ ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के भी एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई देखो, नाइट्रोजन के भी हैं। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है आइसोटोप्स में आइसोबार्स में। ऐसे याद कर लो, आइसोटोप्स वो जिनके टॉप्स डिफरेंट हो, आइसोटोप्स वो जिनके टॉप्स डिफरेंट हो, यानी कि उनके जो ऊपर क्या आता है, टॉप में क्या लिखते हैं हम, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होगा इसमें, नहीं, टॉप में हम क्या लिखते हैं, मास नंबर। तो मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, आइसोटोप्स मतलब कि टॉप्स डिफरेंट। दूसरे वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो ये एविडेंट है कि जो डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स होता है वो ये होता है कि भाई आइसोटोप्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, वो चेंज होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन के केस में 99.985% जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, और इस आइसोटोप को हम कहते हैं प्रोटियम 1H1। बाकी का जो परसेंटेज है उसमें दो अदर टाइप के आइसोटोप्स मिलते हैं हमको, एक जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, यानी कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी आ गया है, उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसका सिंबल होता है 1D2, 0.015% प्रेजेंट रहता है। अब एक और होता है आइसोटोप जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका सिंबल हो जाता है 1T3 या ट्रिटियम। जो ट्रिटियम है ये एक आइसोटोप्स है, ये आइसोटोप है ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। जो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, वो सिर्फ कुछ ट्रेसेस में मिलते हैं अर्थ में। कुछ अदर एग्जांपल्स जो हैं, और हाँ एक और ख़ास बात, ये जो ट्रिटियम है ना, ये हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिविटी शो करता है, या इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कुछ अदर एग्जांपल्स जो है वो है कार्बन एटम के, जिसमें 6 और 7 होते हैं और 8 भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स 6 प्रोटॉन होते हैं, उसके साथ 6, 7 और 8 इतने न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 6C12, 6C13 और 6C14। C14 जो है इसको हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग में। कुछ रॉक्स की एजेस या इसकी एजेस हम इससे पता लगा लेते हैं। क्लोरीन एटम जो है वो कंटेन करता है 18 और 20 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन, यानी कि 17Cl35 और 17Cl37, दो इसके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। लास्टली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो मेंशन करना चाहेंगे आइसोटोप्स के केस में, भाई जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एटम्स की, वो कंट्रोल करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
वो जो डिटरमाइंड होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कितने हैं, उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट होंगे जो न्यूक्लियस में, वो बहुत कम इफेक्ट डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे किसी भी एक एलिमेंट के। इसीलिए सारे के सारे आइसोटोप्स जो है वो किसी भी एक एलिमेंट के वो सिमिलर केमिकल बिहेवियर या केमिकल नेचर शो करते हैं। यानी कि कुछ रिएक्ट करके कोई एक एलिमेंट है, वो रिएक्ट करके कार्बन के साथ कुछ बना रहा है, तो वो जो एलिमेंट का आइसोटोप है वो भी कार्बन के साथ रिएक्ट करके सेम ही कंपाउंड बनाएगा। इस टाइप के जो केमिकल बिहेवियर्स हैं वो सेम शो होंगे। ठीक है, आइसोटोप्स डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम देख लेते हैं 2.1। कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 35 नीचे एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद 80। अब 35 में 80 में से 35 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 35 हो जाएंगे। अब है प्रॉब्लम नंबर 2.2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दिस स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 and 16 रिस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल फॉर द स्पीशी। देखो 16th नंबर पे क्या आता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट पे कुछ चार्ज आएगा, यानी कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसीलिए उस पर आएगा एक -2 का चार्ज। समझ रहे हो? कोई भी एक न्यूट्रल एटम होगा, यानी कि जो बेसिक एलिमेंट होगा अपने ग्राउंड स्टेट में, वो क्या करेगा भाई, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होना चाहिए, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इस केस में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई इसके ऊपर कुछ चार्ज है। देखो 16 प्रोटॉन्स है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, लेकिन 18 है, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा है। तो भाई कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम है, जब वो चार्ज लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी पॉजिटिव चार्ज आता है। इन दिस केस उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका मतलब उसके पास एक -2 का चार्ज आ जाएगा। अब अगर मुझे उसका सिंबल चाहिए है तो भाई 16 है, तो 16 पे कौन सा एलिमेंट आता है आप निकाल सकते हो, तो आपका आंसर आएगा सल्फर। तो इसका सिंबल हो जाएगा ऐसा। अच्छा, अभी ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, तो 16 + 16 32, तो ये हो जाएगा 16s2 - 32, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ईजी था। हाँ, यही चीज़ अगर आपको नोटेशन में लिखना है इस टाइप की, यानी AZX वाली जो नोटेशन थी उसमें पहले ये पता करो कि जो स्पीशी आप ले रहे हो वो न्यूट्रल एटम है कि नहीं, कि ये कैटायन है या एक एनायन है। अगर न्यूट्रल एटम है तो भाई ये जो नोटेशन है ये हमारा वैलिड है, यानी कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो और वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर बन जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, फिर कोई भी स्पीशी है आयन की मान लो, उसको डिटरमाइन करना है कि वो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा है या कम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई उसका जो न्यूट्रॉन्स है उसको हम निकाल सकते हैं A-Z से, कि वो स्पीशी न्यूट्रल हो या आयन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब भाई रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल बहुत अच्छे से बनाया था, सब कुछ बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है 2.2.5 ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि भाई रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था, वो एक स्मॉल स्केल में सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता था, जहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस होता था वो बिहेव करता था एज सन, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बिहेव करते थे एज लाइटर प्लैनेट्स। किसी एक क्लासिकल मैकेनिक्स को अगर अप्लाई किया जाए सोलर सिस्टम में, तो उससे हमको ये पता चलता है कि प्लैनेट्स जो हैं उनके पास एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट होता है जिसके अराउंड वो सन के आसपास घूमते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है प्लैनेट के बीच में, उसको हम दे सकते हैं Gm1m2/r², जिसमें m1 और m2 जो है वो मासेस होंगे, जिन दोनों चीज़ों के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो। r जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन उस मास के बीच में, और g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जो थ्योरी है इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं प्रिसाइसली, कि जो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स हैं और ये जो एग्रीमेंट है इनको हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से भी प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द की बात हुई है, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है उसमें नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें भी हम पढ़ेंगे।
क्लासिकल मैकेनिक्स ये जो है ये थियोरेटिकल साइंस बेस्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। ये स्पेसिफाई करती हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए या बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स। देख लेते हैं जो सिमिलैरिटी है किसी भी एक सोलर सिस्टम में और हमारे जो न्यूक्लियर मॉडल था उसमें ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको भी एक फिक्स्ड वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूमना चाहिए न्यूक्लियस के अराउंड। फर्दर उसके आगे अगर मैं देखूं तो जो कूलम्ब फोर्स आएगा यानी कि K(Q1Q2/r²), जहाँ पे Q1Q2 चार्ज हो गया हमारे न्यूक्लियस पे और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, R हो गया क्या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड K हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये मैथमेटिकली बराबर होना चाहिए, ये लगभग सिमिलर है देखने में मैथमेटिकली भी ग्रेविटेशनल फोर्स के। लेकिन जब कोई बॉडी एक ऑर्बिट में घूमती है तो एक एक्सेलरेशन होता है उसमें लगता है, भले ही वो जो बॉडी है वो सर्कुलर ऑर्बिट में एक कांस्टेंट स्पीड पे क्यों ना मूव कर रही हो। क्योंकि एक्सेलरेशन इसीलिए क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर वक्त चेंज हो रही है और वेलोसिटी जो है वो सिर्फ हमारे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो एक डायरेक्शन हर सेकेंड हर वक्त चेंज हो रहा है, इसीलिए कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन बॉडी का ज़रूर होगा। अगर मैं बात करूं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने कि भाई चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। ये जो फीचर है ये एग्जिस्ट नहीं करता है प्लैनेट्स में, क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो बेसिकली अनचार्ज होते हैं। तो अगर मैं बात करूं जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपने ऑर्बिट में तो उसको कुछ रेडिएशन एमिट करना चाहिए, और जो एनर्जी है जो रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन निकलेंगे या जो एनर्जी निकलेगी रेडिएशन के फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन से जनरेट होगी। भाई जो ऑर्बिट है देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है मान लो, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मान लो ऐसा ऐसा गोल घूम रहा है, ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी मान लो देता जा रहा है, तो धीरे धीरे ये इसका जो सर्कल का रेडियस है वो कम होता जाना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये स्पाइरल पाथ में कम होता जाना चाहिए। और कैलकुलेशन ने हमको ये बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁻8 सेकेंड में अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो वो श्रिंक होगा, और ऐसा श्रिंक होगा कि सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड में वो जाकर के न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा स्पाइरल पाथ में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड मॉडल जो था वो एक एटम की स्टेबिलिटी को शो नहीं कर पाया था। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के मोशन की, जो हमने देखा था क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे, तो हम ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में वो लीड कर रहा है इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम को, जबकि हम जो मॉडल ऑफ एटम बनाएंगे या जो हमारा होना चाहिए उसमें स्टेबिलिटी बहुत होना चाहिए, यानी कि वो स्टेबल होना चाहिए। बट इन दिस केस ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? अगर आप बोल रहे हो, चलो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो, आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आप बोल रहे हो कि भाई ठीक है ये जो मोशन है ऑर्बिट्स में ये चीज़ को अनस्टेबल बना रहा है, ये हमारे मॉडल को अनस्टेबल बना रहा है, तो भाई ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को स्टेशनरी कर दो ना, मूवी मत कराओ ना, तो फिर तो कोई बात ही नहीं आएगी इसकी, मतलब कि ये स्पाइरल पाथ में जाकर के न्यूक्लियस से भेज रहा है, ये कोई बात ही नहीं आएगी। तो ऐसा मत, मूवी मत करो, स्टेशनरी रखो, ठीक है। लेकिन 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 अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो जाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिव प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है और एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर है नेगेटिवली चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा। प्रोटॉन्स जो रहेंगे न्यूक्लियस वो तो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ वैसे ही कोलाइड कर लेंगे, क्योंकि जो प्रोटॉनिक पुल होगा या जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बहुत डेंसली कंसनट्रेटेड है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो एक अकेले इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से खींच लेगा और वैसे ही कोलाइड हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये एक बन गया मिनिएचर वर्जन किसका, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का। उसने भी तो यही कहा था, उसने भी तो यही कहा था। लेकिन और
जो दूसरा सीरियस ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का वो ये कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे न्यूक्लियस के अराउंड और जो एनर्जी थी इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और ना ही उसने इसके बारे में कुछ भी स्टेटमेंट्स दिए थे। टॉपिक नंबर 2.3, तो भैया स्टेबिलिटी नहीं शो कर पाए थे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और साथ ही साथ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम स्टेबिलिटी शो नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने भी कुछ जानकारियाँ हमको दी थी जो फिर बना करके हम गए बोहर मॉडल ऑफ एटम बनने की तरफ। तो भाई अब है टॉपिक नंबर 2.3, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। अगर हम बात करें हिस्टोरिकली तो जो रिजल्ट ऑब्जर्व किए गए थे स्टडीज से, किसी भी रेडिएशन के इंटरेक्शन की स्टडी, रेडिएशन जब इंटरैक्ट करता था मैटर के साथ तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिली स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। नील्स बोर ने इस रिजल्ट को यूटिलाइज किया और जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था उसको इम्प्रूव किया बहुत ज़्यादा। तो दो डेवलपमेंट जो थे जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था बोहर मॉडल ऑफ एटम के फॉर्मुलेशन में वो ये हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका मतलब होता है कि जो रेडिएशंस इमिट होते हैं उसमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल लाइक नेचर भी होता है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो थे किसके, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लेकर के, ये दोनों जो हमारे पॉइंट थे ना, ये इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था बोहर मॉडल ऑफ एटम के फॉर्मुलेशन में। पहले तो हम बात कर लेते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये हम अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक 2.3.1, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर, अगर मैं बात करूं मतलब कि मिड 19th सेंचुरी में जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने एक्टिवली एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएशन, कोई भी एक हीटेड बॉडी क्या करती है अपने आसपास जो है रेडिएशंस इमिट करती है और साथ में एब्जॉर्ब भी करती है, तो इसको स्टडी किया। उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि थर्मल रेडिएशंस काय के बने होते हैं। अब हमको ये बहुत ही अच्छे से पता है कि भाई जो थर्मल रेडिएशंस होते हैं ये बने होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। ये जो है ये बेस्ड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे जो मिड 19th सेंचुरी तक अननोन थे। पहली एक्टिव स्टडी थर्मल रेडिएशन लॉज की वो 1850s में हुई थी और जो थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इमिशन ऑफ इसकी जैसी वेव्स का निकलने वाली जो बात थी, यानी इमिशन ऑफ सच वेव्स बाय एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स, यानी कि जो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स थे जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते थे और इमिट करते थे, वो डेवलप की गई थी। ठीक है, कब? अर्ली 1870s में, मतलब कि लगभग 15-20 ईयर्स के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, जिन्होंने जिसको फिर एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया था हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा बाद में, जिसके कुछ फैक्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, वो हम आगे पढ़ेंगे। जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में वो फर्स्ट थे, ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव या बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था इंटरैक्शन किसी भी एक चार्ज्ड बॉडी का और उसके साथ उस चार्ज बॉडी का बिहेवियर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एक बड़े लेवल पे या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेशन के अंदर मूव करता है उसमें ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं और वो उसको ट्रांसमिट करता है। ये जो फील्ड ट्रांसमिट करता है ये ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उनका कहना था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तो वो अपने आसपास ऑल्टरनेटिंग या ऑल्टरनेटिंग यानी कि चेंज होती हुई लगातार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इमिट करता है।
ये जो फील्ड एमिट होती हैं ये बेसिकली एमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है जिसको हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। स्पेक्यूलेशंस जो थे इसके नेचर के बारे में वो एंशियंट टाइम से आ रहे हैं। अर्लियर डेज में यानी न्यूटन के टाइम पे लाइट जो है वो सपोज की जाती थी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, यानी कि कॉर्पस्यूल से मिलकर के बनी है। लेकिन ये सिर्फ 19th सेंचुरी में था कि हमने लाइट का वेव नेचर इस्टेब्लिश किया। मैक्सवेल ने फिर से ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने रिवील किया कि जो लाइट वेव्स हैं वो एसोसिएट होती हैं और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कैरेक्टर से। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव एक्स एक्सिस, तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जेड एक्सिस पे और इसके परपेंडिकुलर रहेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वाई एक्सिस पे। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। देखो भाई, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव के हमने देख लिए। ये जो कंपोनेंट होते हैं इनकी वेवलेंथ सेम होती है, स्पीड सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है और एम्पलीट्यूड भी सेम होता है। लेकिन ये जो वाइब्रेट करते हैं, ये जो इनका जो वाइब्रेशन होता है ये आपस में तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में होता है। एक का वाई एक्सिस में होगा, एक का जेड वाले में होगा, एक का एक्स वाले में होगा, ऐसे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, लेकिन हम फिर भी कुछ कंसिडर करेंगे, कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज जो है उनकी वो हम पढ़ने वाले हैं। जो पहली है, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बाय किसी भी एक चार्ज्ड पार्टिकल के ऑसिलेशन के कारण, वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और दोनों की दोनों जो है वो प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होती है, यानी एक एक्स एक वाई एक जेड, इस टाइप से। फिगर जो था वो मैंने ऊपर समझा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये मीडियम इनको रिक्वायर्ड नहीं है और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं साउंड वेव्स की, या वेव्स जो वाटर में प्रोड्यूस होती हैं, इनको मीडियम चाहिए, या तो एयर चाहिए या वाटर चाहिए, कुछ मीडियम चाहिए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं चाहिए। इसीलिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि अर्थ से सन के बीच में वैक्यूम है, वहाँ पे एयर नहीं है, बट फिर भी वो ट्रैवल होके आती है। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तीसरा, अब ये बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारे टाइप के होते हैं जो आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में। ये कंस्टिट्यूट करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अलग अलग रीजन जो होते हैं स्पेक्ट्रम के वो हम आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग नाम से। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेडियो फ्रीक्वेंसी का रीजन, तो 10⁶ हर्ट्ज का होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। माइक्रोवेव रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 10⁻10 हर्ट्ज के आसपास होता है, इसको हम राडार में यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन जो लगभग 10⁻13 हर्ट्ज का होता है, इसको हम हीटिंग में यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट रीजन जो 10⁻16 हर्ट्ज का होता है, इसको हम ये क्या होता है, ये सन के रेडिएशन का एक कंपोनेंट होता है। स्मॉल पोर्शन जो है 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास का, इसको हम ऑर्डिनरली कहते हैं क्या, विजिबल लाइट। सिर्फ पूरे स्पेक्ट्रम का यही एक पार्ट है जो हमारी आईज जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकती है। बाकी कोई भी रेज, इंफ्रारेड रेज या तो फिर यूवी रेज, ये सब हम नहीं देख सकते हैं। बट विजिबल लाइट में जो रेंज है विजिबल लाइट की, उसको हम देख सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं अगर मुझे विजिबल लाइट के अलावा कोई भी रेडिएशन को डिटेक्ट करना है तो। ये देखो भाई, ये है फिगर जो अच्छे से याद होना चाहिए। इस बार JEE ने इधर क्वेश्चन पूछा था, मतलब कि कोई एक क्वेश्चन था, वहाँ पे था कि पहले तो उन लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकलवाई थी और उसके साथ लिखा था कलर, या 627 हर्ट्ज और इसके साथ ये कलर, या इतना 647 वेवलेंथ, कलर कौन सा ऑरेंज होगा या रेड होगा, इस टाइप से क्वेश्चन था।
ठीक है, तो इस टाइप से इनकी जो रेंज है ये वेवलेंथ वाली, ये भी पता होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी में याद करना चाहिए, पहले तो सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले गामा रेज, ठीक है, देन एक्स रेज, देन यूवी रेज, ओके, देन इंफ्रारेड रेज, देन माइक्रोवेव रेज, देन क्या है रेडियो वेव्स यानी एफएम और एएम, और फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट रीजन और इंफ्रारेड रीजन है, इसके बीच में आता है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो ये होता है। यानी सबसे पहले विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इस टाइप से। विबग्योर तो पता ही होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं भैया। चौथा ये है कि भाई अलग अलग यूनिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमको रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। ये जो रेडिएशन है ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो होती है हर्ट्ज, जिसका नाम रखा गया था एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज के नाम पे। इसको हम डिफाइन करते हैं एज कि एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रही है, या किसी भी एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकेंड में निकल रही है, इसको हम बोलते हैं उस वेव की फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जो है इसकी एसआई यूनिट हमको पता है, यूनिट ऑफ लेंथ जो होती है मीटर, वही होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमको पता है कि ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वेव से बना होता है। कुछ स्मॉलर वेवलेंथ हो सकती हैं, इसलिए हम स्मॉलर यूनिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिगर नंबर 2.7 जो हमने देख लिया वो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को बता रहा है, तो देख लेना। अगर मैं बात करूं वैक्यूम में, तो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनकी वेवलेंथ क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सब के सब सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और वो रहेगी स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो फिर 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर मैं प्रिसाइसली बात करूँ। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसका सिंबल होता है c। फ्रीक्वेंसी को हम नोट करते हैं v से या न्यू से, वेवलेंथ को लैम्डा से, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से। तो ये इक्वेशन आती है c = n लैम्डा। दिस इक्वेशन c = n लैम्डा। इसने इस इधर पे हमने रिलेट किया स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ अ वेव। अगर मुझे वेवलेंथ पता है और c तो कांस्टेंट रहता है, तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ एंड वाइस वर्सा। कुछ अदर जो कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी होती है स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसको मैं बोलता हूँ वेव नंबर। वेव नंबर होता है कि एक यूनिट लेंथ में कितना वेवलेंथ ट्रैवल कर रहा है, जिसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर⁻⁻1। सीधे सीधे वेव नंबर होता है 1/λ, ख़त्म। ये जो इसकी यूनिट वेवलेंथ की जो यूनिट होती है उसका रेसिप्रोकल होती है। कॉमनली यूज जो होती है वो सेंटीमीटर इन्वर्स होती है, मीटर इन्वर्स बहुत कम यूज़ करते हैं। चलो भाई ये प्रॉब्लम है, तो ये मेरे ख्याल से देख लेना। c = n लैम्डा जो था उसी पे बेस्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं तो फिर मैं बता देता, ज़रूर बताता c = n लैम्डा। और अगर आपको इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बेसिकली आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर एक नया वीडियो बना करके आपको ये एक्सप्लेन पक्का कर दूंगा डेफिनेटली। नेक्स्ट है 2.3.2 मेरा फेवरेट टॉपिक, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब हम पढ़ने वाले, अभी हमने पढ़ा वेव नेचर क्या होता है लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक, और अगर मैं आपको जब पढ़ा दूंगा और आप अगर बहुत इंटरेस्ट से सुनोगे तो आपको भी ये पूरी केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लगने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ जो हमारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है जैसे डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस। अब जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है ये बेसिकली हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो भाई डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगा बट बिल्कुल करेक्ट बताऊँगा। देखो मान लो ये कोई प्लेट है, ठीक है, यहाँ से मैंने पास किए लाइट,
जो मेरी लाइट की वेवलेंथ है और इधर पे शीट में मैं जो होल करूँगा उसके रेडियस में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि जब लाइट यहाँ पर स्ट्रक करती है ना, यानी यहाँ पे जब घलती है हमारे होल में, तो उस केस में क्या होता है कि अच्छा रुको मैं उसका फिगर निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है, नेट से। यहाँ पे देखो तो भाई जो हमने जब इसको स्ट्रक करते हैं लाइट से, तो लाइट को क्या होना चाहिए था कि सिर्फ यहाँ इतने पार्ट में दिखना चाहिए था सामने, लेकिन लाइट रेज क्या करती हैं, उसकी जो एजेस होती हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जाना है, ठीक है, ये स्ट्रेट में जाना है ऐसे सीधे, ठीक है, तो मान लो यहाँ मेरे माथे के जस्ट सामने होल है, तो लाइट ऐसे सीधे जाना चाहिए ऐसे ऊपर, लेकिन ये क्या करती है, इधर की जो एजेस होती है उस पर बेंड करके ऐसी बेंड हो जाती है, ऐसी दिख रहा है, ऐसी बेंड होके जाती है ऐसी, और फिर जो हमारा होल होता है उसके रेडियस से ज़्यादा रीजन में हमको सामने क्या मिलती है, उसकी प्रोजेक्शन मिलता है हमें स्क्रीन पे। तो लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसी टिल्ट होके ऐसे जाती है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी साइड्स होती है उसमें घल करके ये अपने पाथ में चेंज हो जाती है, ठीक है, ये होता है डिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो डिफ्रैक्शन हो गया। इसके बाद इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जब मैं कोई भी दो वेव लेता हूँ जिनकी फ्रीक्वेंसी या तो सेम हो या डिफरेंट हो, तो इनके कॉम्बिनेशन से मुझे एक नई वेव मिलती है स्पेस में, जो इनका एल्जेब्रिक या तो फिर वेक्टर सम होता है डिस्टर्बेंसेस का, और एक इंटरफेरिंग वेव मिलती है। सेम फेस में रहेगी दोनों वेव्स, यानी कि दोनों ऊपर साथ में और नीचे साथ में जाएंगी। उस केस में हमको एक बड़ी वेव मिल जाएगी। अगर ये अपोजिट होंगी तो जो डोमिनेटिंग होगा या जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ की वेव मिल जाएगी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो दो फिनोमिना थे एक्सपेरिमेंट से जो मुझे मिलते थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन थे वो हमको नहीं एक्सप्लेन हो पा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, जो 19th सेंचुरी के फिजिसिस्ट ने बनाई, या तो फिर जिसको हम बोलते थे क्लासिकल फिजिक्स, उसके बेसिस पे भी हमें नहीं मिल रहे थे इनके आंसर्स। पहला था नेचुरल इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो नेचुरल हॉट बॉडीज़ जो होती हैं, जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं, वो जो रेडिएशन एमिट करती हैं अपने टेम्परेचर के कारण, वो क्यों होता है? किसी भी एक मेटल सरफेस पे जब हम कोई रेडिएशन को स्ट्राइक करते हैं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्यों होता है? और जो वेरिएशन होता है हीट कैपेसिटी में सॉलिड्स की एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के डिपेंडेंस पे, वो कैसे होता है? ये सब के आंसर्स हमको नहीं पता थे। ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो 19th सेंचुरी में बनी। हाँ, चौथा एक और है, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा एटम का, ठीक है। ये जो फिनोमिना थे ये इंडिकेट करते थे कि सिस्टम जो है वो सिर्फ एनर्जी ले सकता है, लेकिन वो लेगा सिर्फ एक डिस्क्रीट या एग्जैक्ट अमाउंट्स में, ठीक है। ये सब पॉसिबल एनर्जीज जो थी, ये सारी पॉसिबल एनर्जीज नहीं ले सकता है, ठीक है। ये नोट कर, जैसे कि मान लो तुम होटल गए, तुम जो भी ऑर्डर करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिक जो होटल होती है, या तो वो तुमको 1 रोटी देंगी, या 2 रोटी देंगी, 3 रोटी देंगी, 4 रोटी देंगी, इस टाइप से। 1 डोसा देंगे, 2 डोसा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे, तुम ऑर्डर करोगे भैया 1 और आधा डोसा ले आओ, ये पॉसिबल नहीं है। तुम ऑर्डर करोगे 2 और आधा डोसा ले आओ, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ डिस्क्रीट अमाउंट्स में तुम क्या कर सकते हो, डोसे को ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे ही ये जो सिस्टम था ये एनर्जी लेगा, लेकिन कुछ डिस्क्रीट अमाउंट में, कुछ एक फिक्स अमाउंट में। सारी एनर्जीज नहीं ले सकता कि 1.7 डोसा दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 मिलेगा या 2 मिलेंगे, ऐसे। ये नोट करने वाली बात है कि जो पहला कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन, यानी बिल्कुल पत्थर की लकीर वाला एक्सप्लेनेशन था, ये हमको मिला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो मैक्स प्लैंक ने दिया था 1900 में। पहले हम ट्राई करते हैं इस फिनोमिना को समझने का, जो दिया था कि भाई हॉट बॉडीज़ जो होती है वो एमिट करती हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जिनकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में होती है। अगर मैं बात करूं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा या तो मैं बात करूं हाई टेम्परेचर पे, तो एक अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो था वो विजिबल रीजन में था स्पेक्ट्रम के, जो हम देख सकते थे अपनी नेकेड आई से। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को रेज करता था तो जो हायर प्रपोर्शन था शॉर्ट वेवलेंथ का वो बढ़ रहा था, वो जनरेट हो रहा था, यानी कि ज़्यादा प्रपोर्शन जो था वो कम वेवलेंथ की तरफ जा रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो आयरन को जब मैं हीट करता हूं फर्नेस में, तो पहले डल रेड कलर का होता है, डल रेड कलर का, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है रेड की, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको और इंक्रीज़ करता जाता हूँ टेम्परेचर को, तो ये और ज़्यादा रेड होता जाता है, और ज़्यादा रेड होता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। और जैसे मैं फर्दर हीट करूँ तो एक रेडिएशन एमिट होता है और वो कम्प्लीटली वाइट दिखने लगता है, फिर ब्लू हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा हाई करते जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो रेड रेडिएशन है वो सबसे इंटेंस होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और जो ब्लू रेडिएशन है वो और इंटेंस होता है और दूसरे टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये कि जो इंटेंसिटीज़ होती हैं रेडिएशन की, डिफरेंट वेवलेंथ की, जो एमिट करता है हॉट बॉडी, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। लेट 1950s में हमने ये नोन किया कि जो ऑब्जेक्ट है डिफरेंट मटेरियल से बना होता है और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा होता है, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करता है, यानी अलग अलग मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेडिएशन शो करता है। एक और बात कि जब सरफेस होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, उसको अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालूं लाइट के, इस पर स्ट्राइक करवाऊँ, तो एक पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन एक और पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है उसका वो ट्रांसमिट हो जाता है। जो रीज़न है इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन का जो रीज़न है वो ये कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो है वो इनपरफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन होता है बस, यानी कि वो पूरा 100% रेडिएशन नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है, वो 100% रेडिएशन नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। इसीलिए अगर मैं बात करूं किसी एक आइडियल बॉडी की, यानी कि कोई एक आइडियल बॉडी है, वो एमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को सारी फ्रीक्वेंसीज़ की यूनिफॉर्मली, यानी इस फ्रीक्वेंसी का दोगे तब भी ये पूरा एब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी का दोगे तब भी वो पूरा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा फिर एमिट करेगा, इस टाइप से। और इस बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, और जो रेडिएशन एमिट की जाती है इस बॉडी से, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो अभी मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली क्या होता है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस में, यानी हमारे रियल लाइफ में, तो ऐसी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट कार्बन ब्लैक जो है ना वो लगभग क्लोजली रिजेंबल करता है ब्लैक बॉडी से। A good physical approximation to a black body is a cavity with a tiny hole। अगर कोई एक अच्छा सा फिजिकल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या है, तो कोई एक कैविटी लो जिसमें एक छोटा सा होल हो, जिसमें और पूरी कैविटी में कहीं पे भी कुछ भी ओपनिंग ना हो। कोई भी रे अगर इसमें एंटर करेगी होल में, तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होगी कैविटी की वॉल से और इवेंचुअली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी वॉल्स के द्वारा। एक ब्लैक बॉडी जो है वो हमेशा एक परफेक्ट रेडिएटर भी होती है रेडिएंट एनर्जी की। फर्दर मोर और आगे अगर मैं बात करूं तो जो ब्लैक बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है अपने सराउंडिंग से। पॉइंट टू बी नोटेड, जो ब्लैक बॉडी है वो हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है अपने सराउंडिंग से, ठीक है। ये रेडिएट करती है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया जितना ये एब्जॉर्व करती है सराउंडिंग से किसी भी एक गिवन टाइम में, यानी कि ये जितना लेगा उतना वापस भी दे देगा। ऐसा जो अमाउंट ऑफ लाइट एमिट होती है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन किसी भी एक ब्लैक बॉडी से, और उसके
स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन से वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पे। किसी एक गिवन टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा जो एमिट करेगा वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे मैं वेवलेंथ को इंक्रीज करूँगा। एक मैक्सिमम वैल्यू रीच होगी एक किसी भी एक वेवलेंथ की, फिर उसके बाद डिक्रीज करने लगेगा। क्या डिक्रीज करने लगेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जैसे जैसे वेवलेंथ में और इंक्रीज करूँगा, जैसा कि फिगर नंबर 2.8 में दिया हुआ है। एक और बात, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो मैक्सिमा होगा कर्व का वो शिफ्ट कर जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए इसको प्रेडिक्ट करने में, किसको, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को किसके, वेवलेंथ के फंक्शन में, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट है इस एक्सपेरिमेंट के वो हमको सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं हो पाए किस पे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे, ठीक है भाई। तो ये देखो इंटेंसिटी जो है जैसे जैसे मैं वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी एक टाइम पे आके मैक्सिमम होती है लेकिन फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगती है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो ये जो पीक होगी ये पीक शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ और ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो। कम वेवलेंथ पे पीक मिल रही है, इधर पे मिल रही थी लगभग 2000 के आसपास, 1500 के आसपास, और इधर पे मिल रही है 600 to 700 के आसपास पीक। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इंटेंसिटी तो बढ़ेगी लेकिन जो पीक होगी वो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स लेफ्ट या तो फिर टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। भाई ये ब्लैक बॉडी का रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी का, ये देख लो इधर, एक सेकेंड, यहाँ से मैंने लाइट रे को एंटर कराया, सब जगह एब्जॉर्ब, सब जगह घल घल के रिफ्लेक्ट होके अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो भाई मैक्स प्लैंक जो थे उन्होंने बहुत सारे ये रिलेशंस को और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो एक सेटिस्फैक्टरीली रिलेशनशिप पे पहुँचे जहाँ पे उनने अजम्पशन लगाए कि जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन है किसी भी एक रेडिएशन का वो अराइज होता है एक ऑसिलेटर से, जिसको हम बोलते हैं कोई भी एक एटम जिसकी जो वॉल हो वो ब्लैक बॉडी हो, जो उसकी वॉल होंगी वो होगी ब्लैक बॉडी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की वो हम चेंज कर सकते हैं अगर उनको हम इंटरेक्शन कराएं ऑसिलेटर के साथ किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। प्लैंक ने एज्यूम किया कि जो रेडिएशन है वो सब डिवाइड या डिस्क्रीट चंक्स ऑफ सब डिवाइड हो सकते हैं, रेडिएशन के जो पार्टिकल्स हैं सब डिवाइड हो सकते हैं, मतलब रेडिएशन को हम सब डिवाइड कर सकते हैं एक डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी या छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एमिट कर सकते हैं या एब्जॉर्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क्रीट क्वांटिटीज़, एक कंटिन्यूस वे में नहीं, मतलब कि जैसे पानी गिरता है ना लगातार फ्लो में, वैसे नहीं एनर्जी फेंक सकते, छोटा छोटा पैकेट्स में फेंकेंगे, यानी कि पहले एक रोटी डाल दी, फिर दूसरी रोटी डाल दी, फिर तीसरी रोटी डाल दी, इस टाइप से। पानी के जैसे जो रेगुलर फ्लो होता है उस बेसिस पे नहीं कर सकते, पहले थोड़ा एक रोटी देंगे फिर दूसरा रोटी देंगे, ऐसे पैकेट्स में पैकेट बना के फेंकते हैं या एब्जॉर्व करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स थे उसको उन्होंने बोल दिया क्वांटम। ये होगा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो एमिट हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ये जो एनर्जी ई है और क्वांटम ऑफ रेडिएशन जो है ये प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एनर्जी ई जो है या तो क्वांटा ये प्रोपोर्शनल होता है अपनी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ई इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू जिस फ्रीक्वेंसी, और बीच में आता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं एच, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये जो थ्योरी बनाई इनने, ये जो थ्योरी बनाई इससे ये एक्सप्लेन कर पा रहे थे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटेंसिटी का रेडिएशन में किसी भी एक ब्लैक बॉडी से, वो कैसे फ्रीक्वेंसी के या वेवलेंथ के फंक्शन में हम ला सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। क्वांटाइजेशन जो है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेयरकेस, जैसे कि हम किसी एक
सीढ़ियों पे खड़े हैं, पर्सन जो है वो किसी एक स्टेयरकेस पे खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि वो 2 स्टेप्स के बीच में खड़ा हो पाए। ऐसे ही एनर्जी का केस है। एनर्जी जो है किसी एक वैल्यू कोई एक वैल्यू ले सकती है फॉलोइंग सेट से, लेकिन वो जो एनर्जी है उनके बीच की वैल्यूज़ नहीं ले सकती। या तो 0 ले ले, या एच न्यू ले ले, या 2h न्यू ले ले, या 3h न्यू ले ले, या NH न्यू ले ले, 2.5 h न्यू, 0.5 h न्यू, 1.9574 h न्यू। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। कुछ इस टाइप से था हमारा इक्विपमेंट जिसमें हमने स्टडी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लाइट जो है किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वो स्ट्राइक करती है क्लीन मेटल सरफेस को जो वैक्यूम के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होते हैं किसी एक मेटल से और काउंटर होते हैं, या उसको हम गिन सकते हैं किससे, एक डिटेक्टर से जो मेजर करता है उनकी काइनेटिक एनर्जी। कुछ इस टाइप से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइट को इस पर एमिट किया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मेटल सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है। यहाँ पे एमीटर होगा, करंट को रीड करेगा, और इधर लगा देंगे हम डिटेक्टर जो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा। ओके, सो दिस पर्सन वाज मैक्स प्लैंक फ्रॉम 1858 टू 1947। मैक्स प्लैंक जो थे ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने PhD किया था थियोरेटिकल फिजिक्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक 1879 में। 188 ये अपॉइंट किए गए थे एज अ डायरेक्टर किसके, इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में था। प्लैंक को नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स मिला था 1918 में उनकी इस क्वांटम थ्योरी पे। प्लैंक जो था उन्होंने बहुत सारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अपना दिया था थर्मोडायनामिक्स में और बहुत सारे दूसरे एरियाज किसके, फिजिक्स के। Congratulations, you have such a great scientist. Have a clap for him. Okay. Now, photoelectric effect. By 1887 में हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने इजेक्ट किया था कुछ सर्टेन मेटल से, जैसे कि उन्होंने पोटेशियम पे किया था, रुबीडियम पे किया था, सीसियम पे किया था। जब इनको मैं एक्सपोज करता था या इन पे मैं एक्सपोज करता था एक लाइट की बीम, फिगर नंबर 2.9 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कुछ देर पहले, इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि ये कोई मेटल शीट हो गई, ठीक है, इस पर जैसे ही मैं रेडिएशन डालूंगा एक सफिशिएंट एनर्जी के रेडिएशन डालूंगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाएगा। जो रिजल्ट हमको ऑब्जर्व हुए इस एक्सपेरिमेंट के, पहला ये, जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होंगे किसी भी एक मेटल सरफेस से तुरंत, मतलब कि जैसे ही उसमें मैं बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करूंगा, जो टाइम लैग होगा बीम के पड़ने का और इलेक्ट्रॉन के निकलने का बहुत कम है ही नहीं, बहुत कम है ही नहीं। और दूसरा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे, मतलब कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल के सरफेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी या तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी डालोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे मेटल की सरफेस पे से। तीसरा, हर मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर डालोगे तभी जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। यानी कि जो हम लाइट की बीम इस पर डालेंगे उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट, ठीक है, जिसके नीचे हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होने वाला। जब फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू नॉट से ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है भाई। जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी बढ़ाएंगे तो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पैरा से, मतलब कि यहाँ से
हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। डू वॉच स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी हमारा 1.5 घंटे के ऊपर का होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।